हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, जो कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं होता। वैसे अगर हम क्लास +1 की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक आता है, बट ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको हम जर्नल केमिस्ट्री में काउंट करते हैं। हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल होता है। यानी इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कंडीशंस क्या हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या है, इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सोलिबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारे हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे डिटेल नॉलेज मैं देने वाला हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एडजॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल करैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है, अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास उन पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इम्पैक्ट है वो सारी बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो जाने वाला है और काफ़ी डिटेल में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझना है तो थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए intermolecular forces of interaction between two same molecule and two different molecule। मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा नहीं है कि हर एक कंपाउंड के अंदर होती है, कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड्स के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खासियत, उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास HF है। अब HF की बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, इसके अंदर जो ये बॉन्ड है स्टूडेंट, ये क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। मगर अगर मैं बात करूं कि दो HF मोलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, जैसे ये HF आ गया, ठीक है ना, दूसरा मोलिक्यूल, ये भी क्या है आपका कोवलेंट बॉन्ड है। मगर अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर दो मोलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है स्टूडेंट, तब मैं क्या कहूंगा कि इसका फ्लोरीन क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। और इसकी वजह से जो यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होगी स्टूडेंट, उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है, सर यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस क्यों जनरेट होगी। ऐसा इसलिए होगा स्टूडेंट कि जो मोलिक्यूल हम ले रहे हैं, जैसे HF है, तो हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे स्लाइटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह जो जिसका दूसरा मोलिक्यूल है HF का, उसमें भी ऐसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब क्या होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे फ्लोरीन, वो क्या करेगा, अपने दूसरे मोलिक्यूल के HF के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट हो रही है स्टूडेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल 3 ही एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जब आते हैं तो शो होता है। एक आधा एक्सेप्शन है, उसको हम बाद में बात कर लेंगे, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल ये 3 एलिमेंट शो करते हैं। क्यों करते हैं वो भी अभी हम बात करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मेरे को सिंपल सी डेफिनेशन बनानी है स्टूडेंट, तो मैं क्या कहूँगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सच एज, जो कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अभी मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अनदर मोलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या होता है, इट इज़ ए वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज जस्ट ओनली 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि जो अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें उसके कंपैरिजन काफ़ी वीक होता है। कोवलेंट बॉन्ड में जो एनर्जी रिलीज होती है 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है देन हाइड्रोजन बॉन्ड। मगर हाइड्रोजन बॉन्ड की हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो 2 to 10 क्यों कह रहे हैं, सेम क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से। उसकी वजह से क्या होगा, मान लो HF की बात करें, OH की बात करें, NH की बात करें, तो इनमें सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मगर क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में सेम होगी, नहीं।
फ्लोरीन में स्ट्रोंगेस्ट होगी क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसलिए HF के अंदर जो HF है, OH OH है, NH, इनमें स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे, इसमें। यहाँ पे क्या हो गया 7, यहाँ पे क्या हो गया 2। तो ये लाई करती है, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या है। अब बात करें हैं कंडीशंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो कंडीशन है स्टूडेंट। एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें किसकी होती है, फ्लोरीन की। सेकंड नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन। और थर्ड नंबर पे हमारे पास दो आते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन और क्लोरीन। मगर हमने केवल किसकी बात की है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लोरीन की बात तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब इसका सेकंड कंडीशन स्मॉलर साइज, कि साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो ये दोनों कंडीशंस केवल ये 3 एलिमेंट ही क्या कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और क्लोरीन नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, वाई HCl डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे हम केवल डाइपोल डाइपोल मूवमेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में HF और HCl दोनों में ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है, मगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाने की वजह से वहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। HCl में अगर कोई पूछे कौन सी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जस्ट लाइक सेम, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मगर इस फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। क्या बोलेंगे हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो ये आपको चीज़ें ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट दो टाइप की होती है। पहला क्या है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा जो है स्टूडेंट वो क्या है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसको भी ठहर के हम डिस्कस करते हैं, पहले इंटर की बात कर लेते हैं। इंटर में मैं कैसे कहता हूँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है स्टूडेंट, दो सेम मोलिक्यूल हो सकते हैं, दो डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होती है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो आप HF का एग्जांपल दे ही चुके हो, HF में भी क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब नए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने वाटर की बात कर ली, H2, अब दूसरा वाटर का मोलिक्यूल आया। अब इनके बीच में अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट हुई है स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपके दिमाग में आया क्या सर, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, करेगा, ये आगे फर्दर करेगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, अगले वाटर मोलिक्यूल है। तो इसलिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन जो है, इसके बाद दो लोन पेयर होते हैं, आपको पता हो जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है, और दो हाइड्रोजन। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। तो एक वाटर मोलिक्यूल, कोई पूछे कितने वाटर मोलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है, तो आप कहेंगे 4। एक यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल आ जाएगा, एक यहाँ वाटर मोलिक्यूल आ जाएगा, एक यहाँ वाटर मोलिक्यूल आ जाएगा, एक यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल आ जाएगा। तो 4 वाटर मोलिक्यूल से जुड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। अब हम ले लेते हैं और एग्जांपल, कि मान लीजिए मेरे पास एल्कोहल है। एल्कोहल की बात करें तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या होगी, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव आपने दिखाना है, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाना। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट हुई है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सेम मोलिक्यूल ले रहे हैं, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, एक तो हमने ले लिया अल्कोहल और एक मैंने ले लिया वाटर, फिर अल्कोहल फिर वाटर। क्या दो डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, यस। अब OH में करें तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो सेम और दो डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में,
वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ज़्यादातर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड टाइप इसका जो हमारे पास है स्टूडेंट, वो क्या है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बड़े ध्यान से समझे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, मगर आपको मैं कह रहा हूँ बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया स्टूडेंट, तो चाहे आप इनऑर्गेनिक की बात करो, चाहे ऑर्गेनिक की बात करो, हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इसके बाद आप वीडियो के बाद अगर ढंग से आप समझ लेते हैं तो कहीं पे भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें स्टूडेंट, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, विद इन मोलिक्यूल, विद इन मोलिक्यूल। इसमें इसके जैसा भी सेम मोलिक्यूल नहीं होता, और डिफरेंट का तो मतलब ही नहीं है। विद इन मोलिक्यूल मतलब जनरली ऐसी बॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के अंदर होती है स्टूडेंट। किसमें होती है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसी तरह ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ऑर्थो पोजीशन पे स्टूडेंट ये होते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसका H जैसे हमें पता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो इसके बीच में जब दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आता है तो हमें पता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे हुई है, ये इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह OHON, हाईली दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होगी उसे भी हम क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट समझने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सीबीएसई में जनरली ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है और क्लास +1 में, दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने, कि अगर पैरा नाइट्रोफिनोल हो तो क्या हो गया सर, क्या पैरा पोजीशन पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या नहीं होती। तो पहली बात ध्यान से नोट कर ले सारे बच्चे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड में होती है, दोनों ग्रुप जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेटा पे और पैरा पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर नहीं होगी, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके जैसा दूसरा मोलिक्यूल आएगा, यानी दो मोलिक्यूल हम क्या लेंगे, पैरा नाइट्रोफिनोल के लेंगे, ठीक है ना। नाइट्रोफिनोल है वहाँ पे, ये पैरा पोजीशन पे है। अब पैरा नाइट्रोफिनोल जो है स्टूडेंट, ये क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली हैं, ध्यान से देखना। जैसे इसका है यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी दो मोलिक्यूल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। मगर यहाँ पे विद इन मोलिक्यूल इंटरमोलिकुलर क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब कोई पूछे भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, ऑर्थो का ज़्यादा है या पैरा का ज़्यादा है, तो हम कहेंगे पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो। क्यों होगा स्टूडेंट पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो, क्योंकि पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो स्ट्रोंगर है। मगर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में विद इन मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ये इसके जैसा अगर दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इसके पास आ जाए, मान लो मैं यहाँ पे एक और नाइट्रोफिनोल ले आता हूँ, तो इन दोनों के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे केवल वीक वंडरवाल फोर्स है। क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स है केवल। तो वीक वंडरवाल फोर्स होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का कि आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विच इज स्टीम वोलेटाइल, तो आप कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या है, स्टीम वोलेटाइल है। वो कहेगा वाई, तो आप कहेंगे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल नोट show hydrogen bonding with other orthonitrophenol, there is only weak van der Waals forces, therefore they have weak force of interaction, whereas in case of para nitrophenol, two molecules of para nitrophenol linked with intermolecular hydrogen bonding which is stronger than van der Waals force, and thus they show
हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब यहीं पे अगर हम सोल्युबिलिटी की भी बात कर ले स्टूडेंट वाटर के साथ, तो याद रखना जब सोल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए तो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, वाटर के साथ जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा शो करेगा उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं वाटर के साथ करते हैं, इंट्रा अपने आप में बॉन्ड हो गया, अब वो वाटर के साथ ज़्यादा नहीं करेगा। तो अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें तो पैरानाइट्रोफिनोल की क्या होगी, सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। जो बच्चे डिफरेंट कोचिंग ले रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए अब बात करते हैं, मान लो मेरे पास हाइड्राइड्स की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली की आ गई, ऑक्सीजन फैमिली की आ गई, इसी तरह है हैलोजन ग्रुप की आ जाएगी। तो इनमें क्या कॉन्सेप्ट सेम है? अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो इन सब में से आप मुझे बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा? अपने मन में बताइए फटाफट। तो आप कहेंगे सर केवल अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है और तो कोई करेगा नहीं। क्यों? अभी आपने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेंगे? जिनके पास फोन होगा। मैं कहता हूँ क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है आपके दिमाग में फ़ोन की घंटी बज जानी चाहिए। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर हैं तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब इनमें क्या है? इनमें वंडरवाल फोर्स है। अब वंडरवाल फोर्स जो होती हैं स्टूडेंट, वंडरवाल जो फोर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास एंड सरफेस एरिया, कि जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है या सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। तो अगर मैं बात करूँ फोस्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड, तो इनमें सबसे ज़्यादा आपको पता है मोलिकुलर मास किसका है? इसका है। सरफेस एरिया भी इसका ज़्यादा है, तो वंडरवाल फोर्सेस किसकी ज़्यादा होंगी? इसकी। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड की बात करूँ तो इधर जाते वक्त बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मगर फोस्फीन और अमोनिया में बात करूँ तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि अमोनिया हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फोस्फीन। फोस्फीन से अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वैसे अगर हम खाली वंडरवाल फोर्स की बात करते तो फोस्फीन का ज़्यादा होना चाहिए था अमोनिया से, मगर अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई जिसकी वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फोस्फीन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है। जनरल ट्रेंड में बात करें, अगर लोअर मोलिकुलर मास के कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होती है वंडरवाल फोर्सेस से। ध्यान से सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं अमोनिया और फोस्फीन की बात कर रहा हूँ, अमोनिया और आर्सेनिक हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। मगर जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो वो हमेशा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा सबसे ही, ऐसा नहीं है। अब बिस्मथ हाइड्राइड और एंटीमनी हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से क्या है स्टूडेंट? ज़्यादा है। तो इनका जो वंडरवाल फोर्सेस है वो स्ट्रोंगर हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं? स्ट्रोंगर। वंडरवाल फोर्सेस 0 से लेकर 50 किलो कैलोरी पर मोल तक हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि कंपाउंड किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। इसीलिए जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर करते हैं वंडरवाल फोर्सेस से तो दो ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनका मोलिकुलर मास ऑलमोस्ट क्या हो? सेम हो या थोड़ा कम डिफरेंस हो। अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो वंडरवाल फोर्सेस ओवरकम कर जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। बिस्मथ हाइड्राइड का क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। मगर वाटर के केस में अब यहाँ देखिए कितने सारे एक्सेप्शन मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना? मगर इस केस में बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा वाटर का ही है। फिर यही ट्रेंड सेम, इधर जाते वक्त बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। मगर कोई पूछे इनमें सब में सबसे ज़्यादा किसका है? तो वाटर का ही है। यहाँ पे क्या अगला नहीं आया, टेल्यूरियम क्या है? पोलोनियम आ जाता है ना, उसको नहीं ले रहे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको नहीं करते। तो अगर वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर रहती है। दूसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गर क्या हो जाता है? वाटर ही हो जाता है। तो कोई पूछ ले भाई हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है इन चारों में से? हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको वाटर का जवाब देना है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? सबसे ज़्यादा है इन चारों में से। मगर इस केस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका? अगर लिखना हो फोस्फीन, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड, फिर अमोनिया, और फिर एंटीमनी हाइड्राइड, और फिर बिस्मथ हाइड्राइड। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा। मगर इस केस में अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो H2S ग्रेटर देन H2 सिलीनियम,
H2 टेलुरियम और लास्ट में H2O आएगा। तो ये बहुत अच्छे ट्रेंड है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कोहल के केस में। देखिए ध्यान से देखने वाली बात है, अगर एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। केवल एल्कोहल को ध्यान से देखें बस, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रहा है। वैसे तो क्या होता है स्टूडेंट, अल्काइल ग्रुप के साइज बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। मगर बॉइलिंग पॉइंट का जब भी कॉन्सेप्ट आए तो केवल एक ही फैक्टर को आपने नहीं देखना, क्योंकि हर एक कंपाउंड के अंदर वंडर वाल फोर्सेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, जिसे हम लंदन फोर्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सारे शो कर रहे हैं, ठीक है, OH ग्रुप सबके पास है, ठीक है ना, मगर मोलिकुलर मास बढ़ने की वजह से वंडर वाल फोर्सेज भी बढ़ जाती हैं, तो एक्सटेंट ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ओवरऑल ज़्यादा हो जाता है ब्यूटेनॉल का, और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे वंडर वाल फोर्सेज क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मगर यहाँ पे मुझे आपको जो दिखाने वाला कॉन्सेप्ट है, जो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, वो इन दोनों को है बस, कि अगर OH ग्रुप है तो बॉइलिंग पॉइंट 64.5 डिग्री है, जब SH आ गया तो 5.8 डिग्री। तो कितना ज़्यादा वेरिएशन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर है ये आपको देखने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि OH ग्रुप है, ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, मगर ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि एक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है और सेम अप्रोक्सीमेट मोलिकुलर मास का दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा, तो ज़्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसी तरह अगर हम बात करें, एक कंपाउंड ऐसा है जिसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, यहाँ पे केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया। अगर अब हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है स्टूडेंट, तो इसके बाद 2 OH ग्रुप हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल OH ग्रुप की वजह से, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का। फिर अगर हम बात करें इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, 2-मिथॉक्सी इथेनॉल, और इसकी बात करें 1,2-डाईमिथॉक्सी इथेन। तो बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट वाटर। और दूसरा हम कर लेते हैं इथेनॉल, CH3CH2OH। अगर इन दोनों में बात करें कि यानी कि किसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि इथेनॉल का भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों साइड से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यहाँ पे केवल एक ही है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया, ये नॉन पोलर पार्ट है, और नॉन पोलर पार्ट होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करता है, डिक्रीज करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह जब हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन की बात करते हैं आइसोमेरिक कंपाउंड के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास ब्यूटेनॉल है, फिर मेरे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, ब्यूटेन 2-ओल, और फिर हम ले लेते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। इन सबका मोलिकुलर मास क्या है स्टूडेंट, सेम है, मोलिकुलर मास क्या है, सेम है। तो वंडर वाल फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, केवल एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये मेरा क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। अगर अब हम बात करें कि भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। अब आप कहेंगे सर वाई, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इस वाले कार्बन के सेकेंडरी कार्बन जो है, इस वाले OH के साथ कार्बन के साथ केवल एक ही हाइड्रोजन है, यानी 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, ठीक है ना। इस वाले कार्बन की बात करें OH, ये कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ये कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, ये वाला कार्बन केवल एक ही अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप से जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, घिरा होगा कार्बन, उतनी ज़्यादा स्टीरिक हिंडनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस केस में होगी, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी क्या होगा, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी, ठीक है स्टूडेंट।
अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की, या हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें स्टूडेंट HF, HCl, HBr, HI, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा स्टूडेंट? आप कहेंगे जी HF का। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके अंदर केवल वीक वंडर वाल फोर्सेज है। तो अगर हम बात करें तो वही वाला ट्रेंड HCl, फिर HBr, फिर HI और देन HF। तो सेम वही ट्रेंड चल रहा है जो वाटर केस में था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। मगर अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और सोचने वाली हैं कि HF की अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो HF क्या होता है? लिक्विड स्टेट में रहता है, जबकि ये सारे क्या हैं? गैस हैं। इसी तरह अगर हम पीछे बात करें स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, अब इसी तरह सर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाटर क्या होता है हमारा? लिक्विड, ठीक है ना, मगर ये सब क्या है? गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी अमोनिया क्या है? गैस है, मगर अगर बात करें कि ये इजीली क्या हो जाती है? लिक्विफिएबल हो जाती है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेट के अंदर भी चेंज आ जाता है ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये चीज़ भी आपको समझने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अमीन्स के केस में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी अमीन की बात करें स्टूडेंट तो इसके पास देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। सेकेंडरी की बात करें 2 और टर्शरी की बात करें तो केवल 1 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, वो भी कब? वाटर के साथ। अगर विद इन मोलिक्यूल की बात करें कि अमोनिया और अमोनिया के अंदर कितने फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो सकती है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की वजह से ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या करेगा? केवल 1 करेगा, और ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर अमोनिया और अमोनिया अगर आ जाएं तो इनके, अगर टर्शरी अमीन और टर्शरी अमीन आ जाए तो इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, केवल वीक वंडर वाल फोर्सेज होती हैं। सेकेंडरी अमीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, प्राइमरी अमीन के अंदर भी होगी। सबसे ज़्यादा किस में होगी? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। इसीलिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, प्राइमरी का ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज़्यादा होगा टर्शरी से, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए, कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इसी की सोलबिलिटी को वाटर के साथ बात करें तो अलग है। वाटर के साथ बात करूँ स्टूडेंट तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे नाइट्रोजन है, ये प्राइमरी अमीन है। अभी मैंने कहा प्राइमरी अमीन और प्राइमरी अमीन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मगर प्राइमरी अमीन और वाटर की बात करें, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा स्टूडेंट, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन भी क्या करेगा? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है, सोलबिलिटी ज़्यादा होती है प्राइमरी की, देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, ठीक है ना। टर्शरी अमीन, अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ, टर्शरी अमीन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ध्यान देना, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, मगर टर्शरी अमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। कई बार बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहेंगे सर अभी तो आप कहते हैं करेगा, फिर कहोगे नहीं करेगा। टर्शरी अमीन और टर्शरी अमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मगर टर्शरी अमीन और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कई बार हम कहते हैं टर्शरी अमीन इज सोलबल इन वाटर, वाई? आंसर इज सिंपली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप कहेंगे सर वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो, मैं कहूँगा टर्शरी अमीन हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी अमीन, मैं कह दूँगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टर्शरी अमीन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना कि 2 मॉलिक्यूल कौन से ले रहे हैं उसके बेस पे हमने जवाब देना है। नेक्स्ट हम इसी तरह देख लेते हैं, मान लो मेरे पास एक सेकेंडरी अमीन है, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, मगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री सेल्सियस है। वाई? तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब 2 मिथाइल पायरोलिडीन जो हमारा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, एन के साथ क्या है? एच है, मगर एन मिथाइल पायरोलिडीन जो है ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आपको समझने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक जगह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक जगह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो और कोई पूछो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो मैंने आपको बता दिया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी तरह सोलबिलिटी भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़्यादा होगी देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन बॉन्ड लेंथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक नॉर्मल कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा
और एक ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाएगी देख लेते हैं। चाहे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड को जो बेंजीन में हम डालते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान रखना ये डाइमराइजेशन कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है डाइमराइजेशन, ये फॉर्मिक एसिड आपका, ये दूसरे फॉर्मिक एसिड के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमर बना देता है। मगर अगर फॉर्मिक एसिड को ही हम वाटर में डिजोल्व वैसे करें अगर, तो ये वाटर के साथ क्या करता है, सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है ना, ये सिंपल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जब वाटर के साथ डालते हैं। मगर जब बेंजीन में डालते हैं तो दो फॉर्मिक एसिड के बीच में डाइमर बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी इस्तेमाल होता है कि जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में लेते हैं तो एसोसिएशन होता है, मगर एसिटिक एसिड को जब वाटर में लेते हैं तो डिसोसिएशन हो जाता है, तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू दोनों में चेंज हो जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक है, इसीलिए मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मान रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है कि किसी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो डिसोसिएशन शो करता है, अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, और इसमें डाइमराइज एसोसिएशन शो करता है, तो डाइमर बन गया। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे डाइमर बन गया तो हुआ क्या स्टूडेंट, अगर हम बात करें CO बॉन्ड लेंथ तो 1.43 एंगस्ट्रॉन होती है, और OH बॉन्ड लेंथ 0.96 एंगस्ट्रॉन होती है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। मगर फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो यहाँ पे OH की बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हैं क्या होगी, 1.07 एंगस्ट्रॉन होगी, और CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1.36 एंगस्ट्रॉन होगी। तो दोनों क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, तो आप कहेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर भी काफ़ी इंपैक्ट डालता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या कर देता है, कई बार प्रिवेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देता है, प्रिवेंट आइसोमेरिज्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे अगर मैं एग्जांपल मैंने बोर्ड पे दे रखा है ट्रांस इंडिगो, ये ट्रांस इंडिगो कंपाउंड है, ये इसकी ट्रांस फॉर्म है। सिस फॉर्म में क्या होगा, ये NH ऊपर, ये CO नीचे। मगर अगर ये सिस फॉर्म में होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मगर ट्रांस फॉर्म में क्या कर रहा है, इसका H इसके O के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका O इसके साथ, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ट्रांस इंडिगो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और जब इसकी हम केमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये अपने आप को ट्रांसिस में कन्वर्ट नहीं करता। तो कोई पूछे क्यों नहीं करता, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट बिकम्स स्टेबल। तो स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमेरिज्म, ये अपने आप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है, जहाँ पे डाई की बात करते हैं। अब कपड़े को हमने डाई करना है तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैसे लग रहा है समझ लेते हैं। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग ऑफ टेक्सटाइल। मान लो मेरे पास कपड़े हैं, अब मुझे कॉटन की एक तो मुझे डाई इस्तेमाल करनी है, एक सेलुलोज एसीटेट है। अब कॉटन के अंदर स्टूडेंट क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, मगर सेलुलोज एसीटेट के अंदर जहाँ पे OH ग्रुप था वहाँ पे एसीटेट ग्रुप लग गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो जब हम इसके अंदर डिफरेंट डाई, जैसे पेंटामीन, पोंटामीन, स्काई ब्लू 6BX, ये डाई का नाम है मगर ये वाटर सोलबल है। इसी तरह ये जो हमारे पास डाई है ये वाटर इनसोलबल है। इन दोनों डाई में हमने क्या किया, कॉटन को डाल दिया और सेलुलोज एसीटेट को, दोनों को अलग अलग डाल दिया। अब हमने क्या देखा, जो कॉटन का जो कलर है वो तो क्या हो गया स्टूडेंट, ब्लू, मगर जो सेलुलोज एसीटेट है उसका कलर क्या हो गया, रेड। रीज़न क्या है, कॉटन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये इंटरेक्ट कर जाएगा इस डाई के साथ, और इसका कलर क्या है, ब्लू, तो ये क्या हो गया, ब्लू। मगर ये इसके साथ नहीं करेगा क्योंकि वाटर इनसोल्युबल है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये घुलेगा नहीं इसके अंदर, साथ मिक्स नहीं होगा। मगर सेलुलोज एसीटेट इसके साथ बॉन्डिंग कर जाएगा, ठीक है ना, और इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी के अंदर भी क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्तेमाल हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट +1 +2 के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, मगर जो BSc के स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रखा होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी।
तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है, अपने इम्पैक्ट शो कर रहा है। अगर फ्री OH ग्रुप होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हो रहा अगर, तो वहाँ पे जो IR का बैंड आता है इंफ्रारेड का, वो 3500 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। मगर अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ हो जाता है, जैसे एल्कोहल के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो जो इसकी बैंड्स, जो इसकी IR की बैंड है वो क्या होती है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। जैसे अगर हम एल्कोहल के अंदर करें तो 3200 आ रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 3000। यानी कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल से ज़्यादा होती है, इसलिए शिफ्ट भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी इसका हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डाइपोल मोमेंट चेंज, यानी अलग अलग डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, हीट ऑफ मिक्सिंग, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। विस्कोसिटी तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो मोलिक्यूल पास पास होंगे तो विस्कस हो जाएगा। अगर मोलिक्यूल दूर दूर होंगे, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक है तो विस्कोसिटी कम होगी। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह हीट ऑफ मिक्सिंग, हीट ऑफ कंबशन। अब मान लो एक कंपाउंड ऐसा है जिसको कंबशन तोड़ने में, यानी जब बर्न कर रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, एक कंपाउंड ऐसा एनर्जी कम बर्न रिलीज़ कर रहा है तो हीट ऑफ कंबशन भी चेंज हो जाएगी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, एक में वीक हैं, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग होंगी उसको वेपोराइज करने में आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है तो वहाँ पे उसकी डेल्टा एच की वैल्यू अलग होती है। मगर इथेनॉल की बात करें तो 78 पे ही क्या कर देगा, वेपोराइज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका 78 है तो उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। इसके बाद हम बात करें इफेक्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको कहूँगा कि मैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और आप अमीन को डिटेल में देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर नहीं जाऊँगा। क्योंकि जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, वहाँ पे फिर इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी आ जाता है। तो उन सबके कॉम्बिनेशन के बेस पे हम एसिडिक और बेसिक करैक्टर की बात करते हैं। मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे भी क्या करता है, रोल प्ले करता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास मैलिक एसिड है और फ्यूमेरिक एसिड है, और कोई पूछे भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, या कोई कहते भाई एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा है। हम एसिडिक करैक्टर की बात करें, एसिड वो होते हैं जो ईजिली H पॉजिटिव आयन दे दें। मान लो इसने H पॉजिटिव आयन दे दिया, ठीक है ना स्टूडेंट, ये H पॉजिटिव आयन दे दिया तो क्या बना दिया इसने, मैलिएट आयन। यहाँ पे इसने मैलिएट आयन बना दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इसने हाइड्रोजन तो H पॉजिटिव आयन दे दिया, ये इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से इसको स्टेबलाइज करेगा। कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जाती है जब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मोर स्टेबल हो। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये रिएक्शन ईजिली नहीं होगी। अगर ये रिएक्शन ईजिली होगी तो इसका मतलब ये ईजिली H पॉजिटिव आयन देगा। अगर ईजिली H पॉजिटिव आयन देगा तो इसका एसिडिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मगर फ्यूमेरिक एसिड में यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मान लो इसने दे भी दिया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से फ्यूमेरिक एसिड इज ए वीक एसिड देन मैलिक एसिड। मगर फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है, जो आपका मैलिएट आयन बनता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है और ईजिली ये क्या कर देता है, H पॉजिटिव आयन दे देता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हमारी जो बॉडी में जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये आप जो बच्चे बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके होंगे उन्हें पता होगा, प्रोटीन के अंदर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो आंसर होगा सिंपल सा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है, जैसे इसका C डबल बॉन्ड O है और इसका NH है, तो ये जब ये स्पायरल बाइंडिंग करते हैं तो इसका ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। इसका O इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो प्रोटीन के अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्स वो स्टेबलाइज होता है। इसी तरह अगर हम DNA की बात करें,
या आरएनए की बात करें उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। डीएनए में हमको ये पता है 4 बेस होते हैं, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा तो ए के साथ हम किसको लगाते हैं, एडेनिन के साथ क्या होता है, थाइमीन, और गुआनिन के साथ साइटोसिन। तो आप वहाँ पे डबल और ट्रिपल डालते होंगे, मगर दीज आर द नॉट कोवलेंट बॉन्ड, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने केवल स्ट्रक्चर बना रखा है, ये थाइमिन का, ये एडेनिन का। तो इसका O इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसका H इसके नाइट्रोजन के साथ। इसलिए इन दोनों के बीच में थाइमिन को और इसको हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं, दे आर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह जब मैं स्ट्रक्चर गुआनिन और साइटोसिन का बनाऊंगा, वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और वहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।